Good morning, everyone. Students, today we will revise chapter 1 of History, the rise of nationalism in Europe. And, student, this chapter is very easy. No doubt it is lengthy, but very easy and very important from exam point of view. So, without wasting any time, I think we should start the chapter. Student, when you open your book, first of all, in the first page, you will see a picture, and this picture is very important from exam point of view. Here you can see that in this picture there are several flags and thousands of peoples, they are carrying the flags. And here you can see the statue of liberty, Jesus. तो बच्चे ये जो आपकी जो इमेज है, ये पिक्चर है, ये क्या शो कर रही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1848 में फ्रेडरिक सोरू, उन्होंने ये जो है पिक्चर बनाई थी। और बच्चे ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये पिक्चर शो कर रही है कि उस टाइम पे यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब है एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन हिस्ट्री नहीं थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मोनार्की, ऑटोक्रेसी रूल के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट किया था। इस वजह से यहाँ बहुत सारे आप फ्लैग्स देख पाते हैं, जिसमें फ्रांस का फ्लैग, जर्मन का फ्लैग। बहुत सारे लोग चाहते थे कि अब जो है एक नेशन स्टेट बने। एक नेशन स्टेट का मतलब है कि एक कॉमन स्टेट बने, हमारा एक ही, हम ऐसे एरिया में रहें जहाँ ये नहीं कि कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है या कोई और तीसरी लैंग्वेज बोल रहा है। नहीं, हम उस एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ हमारी कॉमन हिस्ट्री हो, जहाँ हम एक ही लैंग्वेज, जहाँ हम एक तरह के लोग रहें। तो बच्चे ये जो इमेज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1848 में फ्रेडरिक सोरू ने इसे बनाया था। यहाँ आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देख सकते हैं। और इस इमेज को नाम क्या दिया गया था? द वर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका पहला ही टॉपिक मैंने आपको कवर अप कर दिया है। अब आते हैं बच्चे चैप्टर पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म एंड वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोप? क्या हुआ यूरोप में और वहाँ पे नेशनलिज्म? हमने इंडिया में तो गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा। तो बच्चे नेशनलिज्म का मतलब होता है अ फीलिंग, अ लव फॉर अ कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करना, एक जहाँ हम रह रहे हैं उसके प्रति एक निष्ठा होना, उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म। और बच्चे यूरोप में भी नेशनलिज्म की फीलिंग हुई थी लोगों के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोप था वहाँ पे मोनार्की बहुत फेमस थी, ऑटोक्रेटिक रूल बहुत फेमस था, जिस वजह से जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के लोग थे, वो मोनार्की सिस्टम से बिल्कुल अनहैप्पी थे। और वो क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे, वो ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करना चाहते थे। इस वजह से बच्चे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एक इमेज से हमने स्टार्ट की। अब बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आते हैं, जो आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपका टॉपिक है फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो पूरा का पूरा फ्रांस है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। क्लर्जीज वर देयर, नोबैलिटीज वर देयर एंड द कॉमन पीपल हु बिलोंग टू द थर्ड क्लास। और बच्चे सारा का सारा टैक्स क्यों कौन भर रहा था? थर्ड स्टेट भर रहा था। तो वो मोनार्क रूल से अनहैप्पी थे, मतलब जो लुइस 16 बर्बन फैमिली के थे वो उनको वहाँ से हटाना चाहते थे। और क्या लेकर आना चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना चाहते थे। फ्रेंच वर नॉट हैप्पी एंड दे प्रोटेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी। यहाँ तक बच्चे हमने क्लास 9 में पढ़ा। और मैं आपको बता दूं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो पेरिस से स्टार्ट हुआ था 1789 में। अब बच्चे इस चैप्टर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है ना, क्योंकि हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंच में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो जो रेवोल्यूशन है वो जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ में कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो हमने फर्स्ट टॉपिक फ्रांस को ही उठाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही लिया। अब बच्चे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ चला 1789 में, तो क्या क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंटर से। फर्स्ट कह रहे हैं द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन पीपल।
बच्चे अगर आपको याद होगा लुइस 16 से लोग इतने ज़्यादा फेडअप थे कि वो टेनिस कोर्ट ओथ में इकट्ठे हुए, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई एंड फाइनली वो दिन आया 12 सितंबर का जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसका मतलब है सारी की सारी जो पावर है अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चली गई, मतलब किंग को भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे वो न्यू फ्लैग लेकर आए, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच को बना दी गई, न्यू नेशनल एंथम आया, ओथ्स ली गई कि हाँ भाई हम जो है डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे और डेमोक्रेसी पूरी लॉयल्टी पूरी ईमानदारी के साथ आगे जो है लेकर जाएंगे। और बच्चे इसके साथ साथ जो कॉमन पीपल थे, क्योंकि थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन भी थे, लॉयर्स भी थे, लेकिन पीजेंट्स ज़्यादा थे, 90% पीजेंट्स थे, तो उन्होंने बच्चे अब क्या किया, अपना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने लगे वो नेशनल असेंबली में। मतलब अगर इंडिया में जैसे लोकसभा है ना कि लोगों का दल होता है जहाँ से पीएम चुने जाते हैं, सिमिलरली अब कॉमन पीपल ने भी क्या कहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो चल ही रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं, तो हम भी अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेजेंगे, नेशनल असेंबली में भेजेंगे। इसके अलावा बच्चे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो इरेडिकेट की गई। एजुकेटेड लोगों का एक क्लब बना, जैकोबिन क्लब, मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया था जैकोबिन क्लब के बारे में, और जिन्होंने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया। वहाँ पे घंटों लोग बातें किया करते थे कि हाँ भाई फ्रांस में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। इसके अलावा बच्चे 1790 में फ्रेंच आर्मी क्रिएट की गई और बच्चे उस आर्मी ने इटली में, हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में ये नेशनलिज्म की फीलिंग और आइडिया को स्प्रेड किया। मतलब वो ये चाहते थे कि सिर्फ यूरोप की एक पार्ट फ्रांस में नहीं, बल्कि इटली में, हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड, हर जगह ये रेवोल्यूशन आए, हर जगह जो है ऑटोक्रेटिक रूल ख़त्म हो। बच्चे ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब होता है रूल बाय वन, मोनार्की खत्म हो, ऐसा ना हो कि एक ही डोमिनेट करता जा रहा है। नो, डेमोक्रेसी आए या फिर आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है किंग हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चला सकता है। तो बच्चे ये जो चेंजेस हैं ये 3 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आपके कवर अप हो गए। और बच्चे इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। मैंने बच्चे आपको बताया 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसके 10 साल के बाद 1799 में वो कहते हैं ना एक नज़र लग गई, डेमोक्रेसी आई भी और डेमोक्रेसी का एंड भी हो गया, क्योंकि बच्चे एंट्री हुई नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल किया फ्रांस में 1799 से 1815 तक। लोगों को डेमोक्रेसी मिल चुकी थी, लोग खुश थे। अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ तो लोग खुश नहीं थे मोनार्की से, फिर उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो लोग भी खुश हो गए कि हाँ भाई चेंजेस आए, हमारा न्यू नेशनल फ्लैग आ गया, न्यू नेशनल एंथम आ गया, फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा जो है नेशनल असेंबली का पार्ट थे अब लोग। लेकिन बच्चे 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट आए तो उन्होंने फिर से डेमोक्रेसी को क्या किया, अबॉलिश किया। और बच्चे उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दी। डिक्टेटरशिप आपने वर्ड कहाँ पढ़ा था, हिटलर के टाइम पे। हिटलर सुना है ना, कितना बड़ा डिक्टेटर था कि वो चलने ही नहीं देता था, वो ऑटोक्रेटिक रूल था, मतलब सिंगल पर्सन जो है वो सारे के सारे डिसीजन लेगा। सिमिलरली बच्चे यहाँ नेपोलियन भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की और वो क्या लेकर आया, डिक्टेटरशिप। लेकिन बच्चे अब आपका एग्जाम पॉइंट से क्या क्वेश्चन कवर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल कोड ऑफ 1804, इसे नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, एंड 101% आपका एग्जाम में आएगा। इसका मतलब है नो डाउट नेपोलियन जैसा भी था, मतलब उसने डिक्टेटरशिप लाई या उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी जो है ख़त्म की, लेकिन बच्चे उसने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिए हैं फ्रांस के लिए, और इसी को हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में 1804 में 1 मार्क का क्वेश्चन, और सिविल कोड और नेपोलियन कोड पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर होगा। अब देखते हैं नेपोलियन ने किया क्या। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ, एस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन जो है वो इस चीज़ के फेवर में ही नहीं था कि फर्स्ट स्टेट क्यों, सेकंड स्टेट क्यों, थर्ड स्टेट क्यों। उन्होंने कहा सब इक्वल कर दो, सबको टैक्सेस देने पड़ेंगे, सब इक्वल है, कोई नोबैलिटी, कोई क्लर्जी या कोई कॉमन पीपल नहीं है। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया, जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी, सिमिलरली बच्चे वहाँ उन्होंने इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी बिफोर नो, मतलब हर एक पर्सन फ्रॉम द कॉमन मैन टू द हाइएस्ट पोजिशन सब क्या है, इक्वल है। देन राइट टू प्रॉपर्टी,
नेपोलियन ने बच्चे प्रॉपर्टी को, जो हम आज रजिस्ट्री देखते हैं ना कि हाँ भाई हमने अपने घर की रजिस्ट्री करवानी है, ये जो लीगल जिसे बोलते हैं लीगल पेपर बनवाने, तो बच्चे नेपोलियन ने ही वो स्टार्ट किया था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी में एक चीज़ और ऐड कर दो कि पहले क्या होता था फ्रांस में, प्रॉपर्टी जो है कौन ले सकता था, या तो नोबैलिटी जिनकी ज़मीनें होती थी, या क्लर्जी जो चर्च से बिलोंग करते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी लेने का हक, प्रॉपर्टी को लीगलाइज करने का, रजिस्टर करने का हक सबके पास होना चाहिए। देन बच्चे फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या था, ये जो सोशल हायरार्की देखते थे ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और आपको बता दूं बच्चे, फ्रांस में चाहे जितना मर्जी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया हो, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, क्लर्जीज जो चर्चमैन थे या जो नोबैलिटीज़ थे, उनको उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो उन्होंने कहा ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये भी ख़त्म करो। जो नोबैलिटीज़ ने अपनी ज़मीनें दे रखी ना पीजेंट्स को काम करवाने के लिए, ठीक है, अगर काम करवा रहे हैं तो फिर प्रॉपर वेजेस दीजिए। देन फ्रीड पीजेंट फॉर सर्वडम। सर्वडम होती है बच्चे बंधुआ मजदूरी, बेकार, फ्री का काम करवाना। उस टाइम पे क्या होता था, थर्ड स्टेट के लोग जो है नोबैलिटीज़ के अंडर उनकी ज़मीनों में फ्री का काम करते थे, मतलब उनको कुछ नहीं देना बदले में, ठीक है। तो नेपोलियन ने ये भी ख़त्म करवाया। देन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव। जितने भी बच्चे बैरियर थे, ट्रेड बैरियर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, जो कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी या जो टैक्सेस देने पड़ते थे, उन सबको भी रिमूव किया। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत एडवांस किया। उस टाइम नो डाउट टेलीफोन्स नहीं होते थे, लेकिन जो लेटर्स होती थी उसमें भी बच्चे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा उसने एडवांस किया। तो बच्चे इन 6 पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन कोड, या कई बार बोला जाता है कि नेपोलियन इज नॉन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस। हाउ, उसे मॉडर्नाइजर कैसे कहा जाता है फ्रांस का? तो बच्चे अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, जो आना ही है, तो आप ये पॉइंट्स जो हैं एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब बच्चे, अब आपको लग रहा होगा नेपोलियन तो फिर बहुत अच्छा था, फिर उसने डिक्टेटरशिप क्यों लेकर आया, फिर उसने डेमोक्रेसी रूल क्यों ख़त्म किया? बच्चे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे नेपोलियन के, और वो ड्रॉबैक क्या थे? फर्स्ट, क्योंकि नेपोलियन का एक ड्रीम था ना, जैसे हिटलर का ड्रीम था वैसे ही नेपोलियन का ड्रीम था कि भाई पूरे के पूरे यूरोप को क्या करना है, कॉन्कर करना है, जीतना है उसको। तो बच्चे इसलिए उसने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे। अभी आप फिर बोलेंगे कि मैम पीछे तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव की गई थी, टैक्सेस वगैरह, ट्रेड बैरियर्स तो ख़त्म कर दिए गए थे। बच्चे नो डाउट ट्रेड बैरियर्स ख़त्म किए गए, लेकिन टैक्सेस को जहाँ जहाँ से जो अदर टैक्सेस थे, जैसे सेल टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, उसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के साथ साथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट भी नेपोलियन के हक में नहीं थे। उनको लगता था हाय राम, ये कहाँ से आ गया जो हमसे भी टैक्सेस चार्ज कर रहा है, इतने सारे टैक्सेस। देन बच्चे नेपोलियन ने सेंसरशिप लगाई। सेंसरशिप बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप रूल होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, आज किम जोन, आज भी वहाँ सेंसरशिप है। मतलब मीडिया में, न्यूज़पेपर में टोटली रिस्ट्रिक्शन है कि आप वहाँ के रूलर के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। तो नेपोलियन ने भी बच्चे सेंसरशिप लगा दी। ब्रिटिशर्स से भी तो लगाई थी ना इंडिया में सेंसरशिप, तो उनको था कि कोई मेरे अगेंस्ट कुछ छाप ना दे, मतलब कुछ कह ना दे, तो बच्चे सेंसरशिप लगाई। देन फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, नेपोलियन ने बच्चे अपने टाइम पे कंपलसरी कर दिया था कि हर एक फैमिली से एटलीस्ट एक पर्सन आर्मी ज्वाइन करेगा ही करेगा, चाहे कोई अमीर का है चाहे कोई गरीब का है, मतलब चाहे कोई फर्स्ट स्टेट का है, चाहे कोई सेकंड स्टेट का है, चाहे कोई थर्ड स्टेट का है, आपको आर्मी तो ज्वाइन करनी ही करनी है। और बच्चे इसका नेपोलियन के जो अगेंस्ट थे ना बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग जो थे वो ज़्यादा नेपोलियन के अगेंस्ट थे। क्योंकि नेपोलियन ने बच्चे देखो, अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट देखें, उसने थर्ड स्टेट के लिए तो फिर भी काम किया, इक्वालिटी लेकर आया, राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आया, फ्यूडल जो सोशल हायरार्की थी वो भी ख़त्म की। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और स्पेशली जब टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए। तो बच्चे ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं नेपोलियन के। इसके बाद बच्चे अभी तक जो हमने पढ़ा, देखो हमने कहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया था, 1789 से द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर 1799 में एंड ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रांस से डेमोक्रेसी ख़त्म हुई, नेपोलियन आ गया दोबारा। देन 1804 में सिविल कोड आया, जहाँ पे थर्ड स्टेट के लिए फिर भी कदम उठाए गए कुछ पॉजिटिव, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लिए टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया। देन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, एंड ऑफ नेपोलियन।
अब ये पॉइंट बच्चे मैं आपको आगे जाके फिर से डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। बैटल ऑफ वाटरलू क्या थी। नेपोलियन बच्चे 1815 में हार गया था, ये कह लो मर गया था, अगेंस्ट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों एक तरफ थे। दोबारा नाम ले रही हूँ, ब्रिटेन, ठीक है, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। उन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू शुरू किया किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट, और नेपोलियन बहुत बुरी तरह हारा था। अब बच्चे आपके माइंड में फिर आ गया होगा कि अगर नेपोलियन हार गया तो क्या फ्रांस में दोबारा डेमोक्रेसी आ गई थी या फ्रांस में फिर मोनार्की आई थी? क्योंकि बच्चे 1789 में मोनार्की थी, ठीक है, 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो वहाँ डेमोक्रेसी बनी। फिर 1799 में नेपोलियन ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चे, 1815 में जब नेपोलियन चला गया, नेपोलियन मरा, तो उसके बाद फ्रांस में क्या आया, मोनार्की या डेमोक्रेसी? क्योंकि डिक्टेटरशिप का तो एंड हो गया था। ये बच्चे मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दोबारा बताऊंगी। पहले आ जाते हैं मिड 18 सेंचुरी में, क्योंकि आपको मैंने टॉपिक वाइज जो है बुक के अकॉर्डिंग चलना है। मिड 18 सेंचुरी का मतलब है 1750 से फिर 1815 तक आएंगे हम, ठीक है। आप कहोगे 1789 तक तो हमने वैसे ही ऑलरेडी स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब बच्चे पढ़ते हैं 1750 में यूरोप की कंडीशन क्या थी। बच्चे यूरोप में ना कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। अब आप पूछोगे नेशन स्टेट का मतलब? नेशन स्टेट का मतलब है बच्चे कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, एक ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ एक तरह के लोग रहते हों, एक ही तरह की लैंग्वेज बोलते हों, उनकी कोई कॉमन हिस्ट्री हो, ट्रेडिशन हो, गवर्नमेंट हो, मतलब सब कुछ मिक्स था, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हैप्सक का। हैप्सक एम्पायर था जहाँ पे इटालियंस भी रहते थे, फ्रांसीसी रहते थे और जर्मन लोग भी रहते थे। वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर्स को मिक्स करके बैठे थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडिया में अगर आंध्र प्रदेश है या महाराष्ट्र है तो वहाँ मराठी बोली जाती है, वहाँ मराठी लोग ज़्यादा मिलते हैं। नॉर्थ साइड में पंजाबी मिलते हैं, पंजाब में पंजाबी मिलते हैं और वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन बच्चे उस टाइम पे यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था, कोई एक नेशन स्टेट नहीं था कि एक ऐसा कंट्री बता दो कि जहाँ पे एक तरह के लोग रहते हो, एक तरह की लैंग्वेज, एक तरह का कल्चर वो फॉलो करते हो। तो बच्चे जो नेशनलिज्म इन यूरोप में कह रही हूँ ना, इसका मतलब ही यही है, जब नेशन स्टेट की डिमांड हुई, जब मिडिल क्लास फैमिली अराइज हुई और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हमें नेशन स्टेट चाहिए, अब हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए, एक ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए जहां हम अलग आराम से रह सकें। जब फ्रांस के लोग ने कहा कि हम फ्रेंच हैं ना तो हम अलग रहेंगे, जर्मन ने कहा मैं अलग रहूँगा, वहाँ पे सारे जर्मन लोग रहेंगे। तो बच्चे ये है नेशन स्टेट। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अभी दोबारा से नेशन स्टेट पे आते हैं, द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। द एरिस्टोक्रेट्स होते हैं बच्चे जो रिच फैमिलीज थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है, फैमिली कनेक्शन थे, मैरिज जो है रिच की रिच में होती थी। लेकिन बच्चे ये माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी मतलब इन बहुत ज़्यादा नहीं थे नंबर में। पीजेंट थे, वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो नोबैलिटीज़ के अंडर काम करते थे, वो रिच की लैंड जो है कल्टीवेट करते थे। लेकिन बच्चे जो मिडिल क्लास अराइज हुई ना, जिन्होंने ये नेशन स्टेट की डिमांड की कि हाँ भाई अब हमें भी अलग करो, हमें एक ऐसी कंट्री चाहिए जहाँ पे तरह तरह के लोग ना रहें, एक जैसे ही लोग रहें, एक ही जैसे, वन स्टेट, वन लैंग्वेज, वन गवर्नमेंट। नो डाउट चाहे मोनार्की हो चाहे डेमोक्रेसी हो, लेकिन हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, वन कल्चर, वन हिस्ट्री एंड वन ट्रेडिशन। तो ये बच्चे नेशन स्टेट की जो थ्योरी दी थी, ये मिडिल क्लास लोगों ने दी थी। मिडिल क्लास में टीचर्स भी थे, इंडस्ट्रियल्स भी थे, लॉयर्स भी थे, क्लर्क्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे। और बच्चे इन्होंने नेशनल यूनिटी, जैसे मैं नेशन स्टेट बोल रही हूँ, नेशनल यूनिटी, इसके अलावा लिबरल नेशनलिज्म की पॉलिसी भी दी थी। मतलब इन्होंने डिमांड कहा था कि हमें ऐसे चाहिए, क्या क्या, वन स्टेट, वन लैंग्वेज, वन गवर्नमेंट, ये तो चाहिए ही चाहिए, नेशन स्टेट तो चाहिए, साथ में लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे लिबरल नेशनलिज्म क्या है? लेटिन वर्ड है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है हर एक को अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, क्लर्कल प्रिविलेजेस, इन सब का एंड चाहिए। एरिस्टोक्रेसी रूल मतलब जो ये सिंगल रूलर्स चलते आ रहे हैं ना फ्रांस में या पूरे यूरोप में, क्या है कि ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये सब खत्म करो। देन क्लर्जिकल प्रिविलेजेस मतलब जो क्लर्जी, जो चर्च के लोगों को फ़ायदा हो रहा है अननेसेसरी,
फ्रॉम बाय बर्थ, तो ये भी खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट विद द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब हमें क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, वो आगे डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो लोगों के द्वारा बनना चाहिए। और हमें जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस टाइम उन्होंने कहा हमें भी क्या दो? कॉन्स्टिट्यूशन दो। तो बच्चे ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि मिडिल क्लास ने वो 2 चीज़ें क्या कही थी। एक तो नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी का मीनिंग अगर बताना है तो 1 स्टेट 1 लैंग्वेज 1 गवर्नमेंट 1 कल्चर। और लिबरल नेशनलिज्म का अगर मीनिंग बताना है तो इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, ये सब पॉइंट्स आएंगे। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या थी? फिर अगर मैं नेपोलियन को याद करूं तो नेपोलियन ने भी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आई थी, नेपोलियन ने भी तो इंडिविजुअल फ्रीडम पे फोकस किया था, ठीक है ना। वो भी चाहता था ये जो हायरार्की लेवल है, सोशल हायरार्की, वो खत्म हो जाए, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन बच्चे नेपोलियन ने जो टैक्सेस इंक्रीज की थी, शायद उस वजह से उसको अपोज किया गया था। और बच्चे एक चीज़ और, नेपोलियन के टाइम पे जो राइट टू वोट था वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था 21 और 21 अबव, और वो भी सिर्फ मेल। और वो भी मेल कौन से? सारे के सारे नहीं, जिनके पास अच्छी खासी पैसे हैं, इनकम है, जॉब है, उनको राइट टू वोट था। मतलब एरिस्टोक्रेट्स के पास, जो रिच सेक्शन था, उनके पास तो राइट टू वोट था, वुमेन को तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। और ये जो मिडिल क्लास था उनके पास भी नहीं था। तो बच्चे मिडिल क्लास लोग क्या चाहते थे कि अब जो पूरा का पूरा यूरोप जो मिक्स होकर बैठा है ना, एक ही कल्चर के सारे लोग भी एक जगह रह रहे हैं, जैसे हम्बर्ग है उसमें इटालियन भी रह रहे हैं, जर्मन भी रह रहे हैं, फ्रांस भी रह रहे हैं, तो उन सबको अलग अलग करते जाओ। मतलब इटली में सिर्फ वही रहेंगे जो इटालियन बोलते हो और जो उनके वहाँ के बेसिक जो है नेटिव्स हों। सिमिलरली फ्रांस में, सिमिलरली जर्मनी में। इसी तरह बच्चे आगे जाकर हम इनका यूनिफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे अलग हुए। अब बच्चे इसके बाद नेपोलियन के टाइम पे बच्चे एक चीज़ और प्रॉब्लम थी, स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन या ट्रेड बैरियर बहुत थे। मतलब उस टाइम पे बच्चे 39 स्टेट्स थे, ठीक है ना, यूरोप में। तो बच्चे 39 अगर स्टेट्स थे तो उनकी करेंसी अलग अलग थी। जैसे इंडिया में अगर बच्चे 28 स्टेट्स हैं तो पंजाब में कोई और करेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में कोई और करेंसी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में कोई और करेंसी, तो 28 करेंसी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से गुजरात गई या अगर मैं यहाँ से पश्चिम बंगाल गई तो मुझे वहाँ की करेंसी लेनी है। सिमिलरली बच्चे जो बिजनेस क्लास थी उनको बहुत मुश्किल होती थी। क्या मुश्किल होती थी? 1833 का आपको एग्जाम्पल गिवन है। अगर किसी को हैम्बर्ग से नर्मबर्ग, ठीक है, जाना होता था तो वहाँ से 11 स्टेट्स आते थे बीच में। उन 11 स्टेट्स के बॉर्डर को क्रॉस करने में उनको कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी 5%। मतलब हैम्बर्ग से गए एक स्टेट, उसका बॉर्डर क्रॉस किया तो 5% ड्यूटी भरो। फिर सेकेंड स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस किया तो 5% और। इसी तरह बच्चे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में 11 स्टेट्स आते थे। तो अब आप इमेजिन करो ना, अगर एक बिजनेस क्लास कमाएगा क्या? वो 5% कस्टम ड्यूटी भरता 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 वो सोचेगा मैं ट्रेड करना ही छोड़ दूँ। तो बच्चे नेपोलियन के टाइम पे ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहेगी। एक तो करेंसी का इशू, ठीक है, करेंसी के साथ साथ कस्टम ड्यूटीज़ का इशू। कहने को तो ट्रेड बैरियर हटा दिए गए थे, ठीक है, टैक्सेस भी लेकिन टैक्सेस बढ़ाए। और बच्चे टैक्सेस बढ़ाने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने में, बॉर्डर क्रॉस करने में इतने क्या हो जाते थे? टैक्सेस लग जाते थे। और बच्चे यूनिटरी सिस्टम नहीं था वहाँ पे। जैसे यूनिटरी सिस्टम मैं बताऊँ, आपको पता है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। लेकिन बच्चे वहाँ पे जो यूनिट थी LA, वो अलग अलग थी। मतलब फ्रैंकफर्ट में इसकी वैल्यू थी 54.7, देन मेयर्स में थी 55.1, देन न्यूरमबर्ग में थी 65.6%। तो बच्चे इस वजह से भी एक कॉमन यूनिटरी सिस्टम नहीं आ रहा था, और जितने भी व्यापारी थे, जितने भी बिजनेस क्लास थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इस टाइम पे। क्यों? एक तो स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, कस्टम ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी। फिर वो बेचारे क्या करते थे? एक स्टेट की करेंसी लेते थे, फिर दूसरे स्टेट में जाते थे तो दूसरे स्टेट की करेंसी, देन तीसरे स्टेट में जाते थे तो तीसरे स्टेट की करेंसी। इस वजह से बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या आया था? 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था पर्शिया में, जिसे हम बोलते हैं बच्चे ज़ोल्वेरिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क का,
बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, उनको लगता है ये पर्सन का नेम है। नहीं बच्चे, जैसे ट्रेड यूनियंस नहीं बनते हैं, जैसे लेबर यूनियंस नहीं बनते, सिमिलरली कस्टम ड्यूटीज़ को रिमूव करने के लिए, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं जब स्टेट बॉर्डर क्रॉस होते हैं ना तो कुछ टैक्स देना पड़ता है, उनको रिमूव करने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था, एक ग्रुप फॉर्म हुआ था, उसे हम बोलते हैं ज़ोल्वेरेन। रशिया से स्टार्ट हुआ, फिर जर्मनी, और फिर पूरे यूरोप ने इसको अडॉप्ट किया गया, क्योंकि इसने जो है जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको रिमूव कर दिया गया था। जो मैंने ये एग्जांपल दिया ना, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग की 11 स्टेट्स देने थे। सिमिलरली बच्चे कितने एग्जांपल्स थे, कईयों को 12 स्टेट्स, कईयों को क्योंकि टोटल 39 स्टेट्स थे, इवन कईयों को तो 28 स्टेट्स जो थे गुजरने पड़ते थे, मतलब एक बॉर्डर से चला माल और दूसरे तक आते आते 28 स्टेट्स भी क्रॉस करने पड़ते थे, 29 भी करने पड़ते थे, तो कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। लेकिन बच्चे जब ये ज़ोल्वेरेन आया ना तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये कस्टम ड्यूटीज़ हटाई, ट्रेड बैरियर्स हटाए, और बच्चे करेंसी, जो मैंने आपको बोला ना 39 करेंसीज थी, अब सिर्फ क्या रह गई थी, 2 करेंसी रह गई थी। इसके बाद बच्चे फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव्स होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, जो कहते हैं नहीं नहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले सिस्टम था वैसे चलते रहो। जैसे आज भी बहुत रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, कहीं कहते हैं लव मैरिज नहीं करनी है, कहीं कहते हैं कहीं जाना नहीं है, कहीं कहते हैं नहीं लड़का लड़की में आज भी डिफरेंस है, तो बच्चे वो कंजर्वेटिव्स होते हैं, वो अपनी सोच को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली बच्चे वहाँ पे अब देखो, मैंने 1815 में आपको बताया था ना कि आप सोच रहे होंगे कि अब नेपोलियन तो चला गया, अब नेपोलियन के जाने के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आई या मोनार्की? तो बच्चे आंसर है मोनार्की, क्योंकि वहाँ कंजर्वेटिज्म का जो है राइज हुआ। कुछ ऐसे लोग आ गए अब गद्दी पे जिन्होंने कहा नहीं नहीं जैसे पहले चल रहा था ना सेम वैसे ही चलेगा। नो डाउट नेपोलियन के टाइम पे डिक्टेटरशिप आई है, उससे पहले फ्रांस में डेमोक्रेसी थी, क्योंकि 1789 में रेवोल्यूशन हुआ ना, उस रेवोल्यूशन का रिजल्ट डेमोक्रेसी आई थी। लेकिन बच्चे जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया जो नेपोलियन के अगेंस्ट लड़े, अब फाइनली जो है कंजर्वेटिज्म आया और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। बच्चे ये टॉपिक ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया आपकी बुक में, लेकिन ये पॉइंट अच्छे से कर लो, आपको क्लियर हो जाएंगे। प्रिजर्व द मोनार्क पावर। प्रिजर्व मोनार्क पावर मतलब जैसे पहले बर्बन फैमिली के लुइस किंग जो थे ना वो चलते आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी, अब दोबारा होगा, ठीक है, फ्रांस में कोई डेमोक्रेसी नहीं आएगी। चर्च रिवाइव पावर, जो चर्चमैन की पावर, जो क्लर्जीज की पावर कम कर दी गई थी ना उनसे टैक्सेस ले लेकर नेपोलियन के टाइम पे, अब उनकी पावर को भी क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे। मतलब उनका स्थान जो पहले था, उनकी जो वैल्यू पहले थी, उनको वैसे ही प्रिजर्व करना है। सोशल हायरार्की सेम वैसे ही होएगा जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास सारा टैक्स भरेगी, तो वैसे ही का वैसे करो दोबारा से। ऑटोक्रेटिक रूल बाय वन, एक रूलर होगा वही सारा रूल करेगा। देन नो क्रिटिसिज्म डिसएग्रीमेंट, कोई भी उस रूलर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, मोनार्की को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, जो किंग बैठेगा उसको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। एंड सेंसरशिप, देखो नेपोलियन ने भी लगाई और इन्होंने भी लगा दी सेंसरशिप, तो कि किंग के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा, जो वो कह देगा वो कह देगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, सब जाए साइड में, मोनार्की आएगी दोबारा। तो बच्चे इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। और बच्चे फिर आई ट्रिटी ऑफ वियना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर से। ब्रिटेन, रशिया, प्रशियन, ऑस्ट्रिया, मैंने आपको बताया ना बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन इनसे हार गया था। तो बच्चे इसके बाद इन्होंने ये कंजर्वेटिज्म की थ्योरी लेकर आए कि हाँ भाई ये होना चाहिए। तो इन्होंने बच्चे ट्रिटी ऑफ वियना साइन की, और ट्रिटी ऑफ वियना अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंटर से। अब बच्चे देखो फ्रांस इनके अंडर आ गया था क्योंकि नेपोलियन तो जा चुका था। तो बच्चे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया फ्रांस में। बैटल ऑफ वियना, सॉरी ट्रिटी ऑफ वियना जो है साइन हुई, एक ट्रिटी थी, ठीक है, कि ब्रिटेन को क्या मिलेगा, रशिया को क्या मिलेगा, प्रशिया को क्या मिलेगा और ऑस्ट्रिया को क्या मिलेगा, क्योंकि ये चारों इकट्ठे लड़े थे नेपोलियन के अगेंस्ट। तो सबसे पहले बच्चे बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर की गई। मैंने आपको बताया ना किंग लुइस को या उनकी जितनी भी आगे के एंसेस्टर्स ने उनको रिस्टोर किया गया। स्टेट बाउंड्रीज सेटअप कर दी गई। स्टेट बाउंड्रीज सेटअप करने का मतलब है अब फाइनली डिक्लेयर किया गया कि फ्रांस की जो बाउंड्री है वो यहीं तक रहेंगी, आगे एक्सपेंड नहीं होंगी।
प्रशिया को क्या मिला बच्चे, प्रशिया को न्यू टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न बाउंड्रीज में, ऑस्ट्रिया को नर्दर्न इटली दे दिया गया, रशिया को क्या मिला, पोलैंड मिला, रशिया को बोला तू पोलैंड रख ले, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला तू नॉर्दर्न इटली रख ले, पर रशिया को जितने भी वेस्टर्न बाउंड्रीज के न्यू स्टेट्स थे, न्यू टेरिटरीज थी, वो रखने के लिए बोला गया। तो बच्चे ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब है उन्होंने बंटवारा कैसे किया, क्योंकि मैं आपको पता है ना जब कोई भी वॉर होता है तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो जीती हुई कंट्रीज़ को मिलते हैं। तो बच्चे इन्होंने यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन जो नेपोलियन ने जो 6 पॉइंट है वो बच्चों को बहुत कम समझ आता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। 39 स्टेट्स कन्फेडरेशन अनटच नो टच बाय नेपोलियन बोनापार्ट। बच्चे नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया था, मतलब एक सीमा निश्चित की थी कि यूरोप के ये जो 39 स्टेट्स हैं ये यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी इन्होंने इन 39 स्टेट्स को नहीं छेड़ा था, ठीक है। इन 39 स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, जैसा ये कन्फेडरेशन नेपोलियन ने रखा था पहले से ही सेम वैसे के वैसा ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने इसको सेम वैसे का वैसा रखा, ठीक है। इसके बाद अब बच्चे देखो फ्रांस वाले क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, हमें मोनार्की नहीं चाहिए। तो अब आ गए रेवोल्यूशनरीज बीच में। रेवोल्यूशनरीज का मतलब समझते हो ना, जो चेंज लाना चाहते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप ड्यू टू सेंसरशिप। और उस टाइम पे बच्चे यूरोप में ना बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ आ गई थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब होता है जो चुप कर चाप करके अपना काम करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था नेपोलियन ने भी सेंसरशिप रखी क्योंकि मेरे अगेंस्ट कोई ना जाए। फिर यहाँ पे जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई कंजर्वेटिज्म आया तो इन्होंने भी सेंसरशिप लगा दी कि भाई हमारे अगेंस्ट कोई कुछ बोले ना। तो बच्चे इस वजह से सीक्रेट सोसाइटीज़ को सेटअप करना पड़ा और इनका मेन एम क्या था, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना, मोनार्की अपोज करना, फ्रीडम लेना, ऑटोक्रेटिक रूल का वन रूल को एंड करना एंड नेशन स्टेट को फॉर्मेट करना। मतलब जहाँ हम वहाँ रहेंगे, हम अपना एक ऐसा स्टेट बनाएंगे जहाँ एक तरह के लोग, एक तरह की हिस्ट्री, एक तरह का ट्रेडिशन कल्चर फॉलो अप होता हो। अब बच्चे ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है मैज़नी, ठीक है, गेसेप मैज़नी। ये बच्चे इटली के एक लीडर थे, ठीक है। कार्बोनिया जो था इनकी मेन सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनिया। इन्होंने इसके अलावा 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ और बनाई थी। फर्स्ट वन इज़ द यंग इटली एंड द सेकेंड वन इज़ यंग यूरोप। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाता है। MCQ आपका 101% यहाँ से आएगा। यंग इटली इन मर्सालेस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी और बच्चे इन्होंने यूनिफिकेशन किया था इटली का। इटली का यूनिफिकेशन का मतलब है जो मैं नेशन स्टेट की डिमांड कर रही हूँ ना कि नेशन इटली को अलग कर दो और वहाँ पे सिर्फ कैसे लोग रहने चाहिए, जो एक तरह के लोग हो, जो एक तरह की लैंग्वेज बोले। तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। अब बच्चे यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर कवर हो गया है। 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1909 में आई नेपोलियन, 1850 में नेपोलियन चला गया। इसके बीच में 1804 में नेपोलियन सिविल कोड आया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ठीक है, और कंजर्वेटिज्म आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन 1834 में ज़ोल्वेरिन आया और ज़ोल्वेरिन पर्सन का नेम नहीं है बच्चे, एक यूनियन है, ये कस्टम यूनियन फॉर्म की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है लोगों का जिसमें उन सब ने कस्टम ड्यूटीज़ को हटाया। बच्चे आई होप यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो कवर अप हो गया है और आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।